वेलकम बैक। अब हम लोग टेक्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर में सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्नोमेट्री इक्वेशंस। आप बोर्ड पे देख सकते हो, ये 11th का पार्ट है यार, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड रेशियो, सेकंड पार्ट है टेक्नोमेट्री इक्वेशन। इनको मिलाकर एनसीईआरटी में टेक्नोमेट्री फंक्शन नाम से लिखा गया है, ठीक है। और अगर कई बुकों में हो सकता है सेपरेटेड नाम भी लिखा हो, जैसे कंपटीशन की बुकों में नॉर्मली सेपरेट लिखा जाता है, कुछ जगहों पे टेक्नोमेट्री इक्वेशन अलग चैप्टर के थ्रू बनाया गया है और आइडेंटिटी रेशियो को अलग बनाया गया है, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी में दोनों मिक्स करके बनाया गया है, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर। अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें, ये बहुत ईजी है। ईजी इन द सेंस आप कि आपको फर्स्ट टॉपिक के फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनके मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि आपको फर्स्ट लेक्चर अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मूले भी अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, तब हम लोग इस क्वेश्चंस को बहुत छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी किया था। बट इस चैप्टर में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10 फार्मूलाज हैं, ज़्यादा 10 फार्मूले, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। वो 10 फार्मूला हम लोग आज ही के लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। बाकी जितने भी लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें बीच बीच में 1-2 कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक। बट जो मेजर पार्ट है फार्मूला का सिर्फ 10 फार्मूले हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं 10 to 12 फार्मूला, वो सब अभी लिखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन हो इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दिखे ही दिखे, ठीक। जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा वही आपका कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन उसके आगे क्या कहा गया वो सुनो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि फर्स्ट चैप्टर्स को आइडेंटिटी रेशियो कहा गया था और इस चैप्टर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा गया है। ये क्या कारण है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस छोटी सी बात से निष्कर्ष निकलता है, ठीक। अभी डिस्कशन और करेंगे अच्छे से। अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई रिपीट लास्ट टाइम, एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो और इसमें एक एंगल चाहे जैसा भी हो वो अननोन हो, मतलब हमें पहले से पता ना हो, तब इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग नाम देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखा होगा इस, अब यहाँ देख सकते हो, जैसे लिखा है cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो अननोन एंगल है थीटा, तो आप बताओ थीटा का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि cos लेने पे रिजल्ट 1 आता हो। तो जैसे कोई 0 डिग्री कह सकता है भाई cos 0 को 1 हुई, तो cos 0 को क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फिर 2 पाई भी कह सकता है कोई, 4 पाई भी कह सकता है, तो क्या ऐसे बहुत सारे एंगल ला सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं कहूँ क्या थीटा पाई बाई 2 हो सकता है क्या, cos पाई बाई 2 को वैल्यू 0 होता है, मुझे क्या चाहिए 1। तो क्या समझ में आया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो विद अननोन एंगल। अननोन एंगल मतलब ये 0 डिग्री हो सकता था, 2 पाई भी हो सकता था, 4 पाई भी। इस तरह के रिजल्ट रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करने के बाद 1 आएगा। ऐसे बहुत सारे आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल छोटा था इसलिए यहाँ पे एंगल फाइंड करना आसान था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक क्या इक्वेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देख सकते हो कुछ ऐसा एंगल जरूर होगा x का जिसको रखने पर ये आउटपुट 1 आता हो। ऐसा कुछ x जरूर हो सकता है जिसको रखने पे यहाँ पे आउटपुट 1 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसलिए ये भी क्या कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, अब बात करें थर्ड एग्जांपल्स की। थर्ड एग्जांपल लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्या बताओ थीटा का क्या कुछ एंगल सेटिस्फाई करेगा इस चीज को या पूरा। थीटा चाहे 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, थीटा 30 रखोगे तब भी 1 आएगा, थीटा 5 डिग्री रखोगे तभी भी 1 आएगा, 4 रखोगे तभी 1 आएगा, 1000 डिग्री रखोगे तभी 1 आएगा, 500 रखोगे तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब इसमें दुनिया का कोई भी थीटा रखने पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1।
तभी तो इस फॉर्मूले को हमने वहाँ पे आपको आइडेंटिटी बताया था। जो फर्स्ट चैप्टर फिनिश किए वहाँ लिखा था ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी एंड रेशियो। तो जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था तो उस फॉर्मूले को हमने वहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी के नाम से बोला गया था। तो अब बताओ ये इक्वेशन है कि आइडेंटिटी है? तो ये फिलहाल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये रिलेशन हमेशा सही है। तो ये कहलाएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो सिर्फ आप इसको ध्यान से सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और इन दोनों इक्वेशंस को हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस रिलेट बोला है, यानी कहा है यहाँ पे, यानी लिखा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इक्वेशन एक आइडेंटिटी में। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसको कुछ एक्स सेटिस्फाई करे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। फिलहाल जो लोग नहीं देखे मैं उनके सामने फिर से बोल दूं, इक्वेशन उसे कहते हैं जिसको कुछ वेरिएबल सेटिस्फाई करे। अब जैसे क्वाड्रेटिक है तो यार 2 रूट से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम 2 रूट्स तो आएगा। लेकिन अगर बात करें इस इक्वेशंस की, तो इसमें चाहे आप जो थीटा रखोगे, कुछ भी रियल वैल्यू रखो थीटा के, इसका आउटपुट हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। यानी कि दुनिया का कोई वेरिएबल रखने से लेफ्ट इक्वल टू राइट अगर हमेशा होता है, सारे एक्स रखने, सारे वेरिएबल, ऐसा नहीं कुछ, सभी, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? कुछ वेरिएबल सेटिस्फाई करे, कुछ वेरिएबल रियल के सेटिस्फाई करे, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। तो मैं बस यार यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा बिल्डअप करके समझा रहा हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि आप ये समझो कि पिछला चैप्टर क्या था और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो मैं अब ये थर्ड एग्जाम्पल मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। जो फाइनली आपको नोट करना है सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स, अगर नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर पिछला भी नोट किया तो कोई गलती नहीं उसमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ अननोन एंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जिसमें एक एंगल हो जिसकी वैल्यू पहले से हमें पता ना हो, उसी वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अननोन एंगल जो पहले से पता ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ये तो मैंने बेसिक बात आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले का भी स्टडी करेंगे, जो फॉर्मूला बहुत बेसिक है, आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा, सिर्फ 10 फॉर्मूले हैं गाइस। इस 10 फॉर्मूले से आपके सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में ये मान के चलूँगा कि आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो के फॉर्मूले आपको याद है। ठीक है, वो जब सब कुछ फॉर्मूले याद होंगे तब इस क्वेश्चंस को आप तुरंत एक्शन ले पाओगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। नाउ स्टार्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे 6 फॉर्मूले आप देख सकते हो, बोर्ड पे अभी मैं लिखूंगा। वो 6 फॉर्मूला सिर्फ किस तरह के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सिर्फ साइन एक्स 3 डाटा साइन एक्स के, 3 डाटा कॉस एक्स के। बट राइट साइड के जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 3 टाइप के वैल्यूज के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, सिर्फ 3 तरह के नंबर्स के लिए। अब सोच रहे होगे क्या जरूरी 3 नंबर है? हाँ भैया, जरूरी थोड़ी ही है, लेकिन हम लोग कुछ मिनट के बाद भी तो भी फॉर्मूला पढ़ना है। तो सिर्फ 0, 1, -1 से रिलेटेड अगर आपको राइट हैंड साइड दिखता है तो आप हमेशा इसी 6 फॉर्मूले में से कोई ना कोई अप्लाई करना, जिस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो यहाँ 1/2 हुआ, -1/2, 3/4, 2/9, √3/4, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे ये हम लोग बात करेंगे कुछ मिनट के बाद। ठीक है, फिलहाल जो अभी फॉर्मूला हम लोग स्टडी करे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 स्पेशल नंबर की पढ़ रहे हैं, 0, 1, -1। इस 3 नंबर को मैं बार बार स्पेशल नंबर से प्रोनाउंसिएशन करूँगा। ठीक है, तो आप जान लेना कि ये सबसे पहली बार जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था मैं उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ आने की फर्स्ट वीडियो में। ठीक, तो यहाँ लिखा है sin x = 0, sin x = 1, sin x = -1, cos x = 0, 1 एंड -1। इस तरह के रिजल्टेड आपको इस x की जगह पे ऐसा क्या रखा जाए अननोन एंगल। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, एज ए इक्वेशन, मान लो इक्वेशन है sin x = 0, तो x जब ऐसा क्या रखूँ कि साइन लेने पे आंसर 0 होता हो, x जब ऐसा क्या रखूँ कि साइन लेने पे 1 आता हो, यहाँ क्या रखूँ कि -1 आता हो, यहाँ रखूँ क्या 0 समथिंग लास्ट का। ठीक है, अच्छा
फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इक्वल 0 तो एक्स की वैल्यू 0 डिग्री है, तो बचपन से याद है आपको, क्लास 10 से याद है, ठीक है। 0 की वैल्यू कॉस 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, ये सारा कुल रिजल्ट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार सिर्फ एक एक्स थोड़ी 0 हो रहा है, एक्स की तो बहुत सारे वैल्यू आ रहा है ना, जिसको रखने पे इसका आउटपुट 0 आ रहा है। तो वो कितने एक्स आ रहे होंगे भाई, अगर काउंट करोगे तो सारी उम्र खत्म हो जाएगी ना, काउंट कब तक करोगे, तो पॉसिबल तो है नहीं कितना आएगा। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने वाला जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको किसी ने एक कंबाइन करके लिखा गया है शॉर्टकट में, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नाम दिया है। जैसे आप याद करो, जब सीक्वेंस सीरीज में जनरल टर्म पढ़ा गया था एपी का, इसमें हम लोग टीएन बोलते हैं a + n-1 इंटू डी, तो वहाँ पे टीएन को हम लोग जनरल टर्म बोलते थे, क्योंकि n की वैल्यू चेंज करते हैं नहीं, एन के वैल्यू चेंज करते करते जो भी आता था वो टर्म का पोजीशन बताता था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम लोग जनरल टर्म बताए थे, ठीक। इसी वे में साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, इन सारे रिजल्ट्स में एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखें कि आउटपुट उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के इक्वल आता हो, तो वही सब हम लोग एज ए फॉर्मूला यहाँ पे रटने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग्स, फॉर्मूला लिखने से पहले यार थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कशन करना जरूरी है। ये जो x वाला पार्ट है, हो सकता है कि किसी बुक में यहाँ थीटा लिखा हो, मे भी शायद हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है x की जगह पे y लिखा हो सकता है x की जगह पे 3x लिखा हो सकता है x की जगह पे y लिखा हो, x की जगह पे 5θ/2 लिखा हो, जहाँ पे ये, ठीक। तो ये जो x पे पढ़ रहे हैं इस वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। आइए देखते हैं क्या है। सो फॉर्मूला इज x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, n पाई। अब बात करते हैं n क्या है, तो ये है आपका इंटीजर, n हमेशा इंटीजर होगा। जिनको इंटीजर नहीं मालूम है, मैं उनके लिए थोड़ा सा अगर कहीं बता दूं, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, जब ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा तो इंटीजर मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। फिलहाल आप समझो इंटीजर क्या होता है, एक बार फिलहाल बोल दो। इंटीजर मतलब जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 चाहे जहाँ तक, फिर उसी का निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4, और एक बचता है कौन सा नंबर, 0। तो इन सारे नंबर्स को एक वर्ड में हम लोग इंटीजर नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसे लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 1, तो x का जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई प्लस π/2, ठीक। यहाँ भी आपको n की वैल्यू इंटीजर ही रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 1 का हो गया। अब साइन एक्स इक्वल टू -1 पढ़ते हैं। सो एक्स इक्वल टू मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा उसके इक्वल टू फार्मूला है ये, तो इसका हो जाएगा 2n पाई प्लस 3π/2, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ आपको यही रटना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना है यार, ठीक है। आगे बढ़ो, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 2n + 1 π/2। फिर से बात करते हैं कि n की वैल्यू क्या है, तो वो होगा इंटीजर। cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई। सो वंस अगेन वेयर n belongs to integer, ठीक। cos x इक्वल टू -1, so finally x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई where n belongs to integer, ठीक है। तो इस तरह के हमारे सारे डाटा आपके सामने यहाँ पे डेवलप होते हैं। अब इसको नोट करो। अब इस फॉर्मूले बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे और हम इसके बाद इंटीजर्स के बारे में भी एक लाइन में लिखवा देंगे कि इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पे जितने भी n वाला प्लेस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू ही रखोगे। ऐसा नहीं कि n की जगह पे 3/2 रख दिया, नहीं, 3/2 इंटीजर नहीं होता है, ये रूल का पार्ट है। तो आपको ये साथ साथ n की वैल्यू इंटीजर्स होता है, ये हमेशा इंटीजर होगा जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटीजर किससे कहते हैं, तो वो थोड़ा एक बार देख लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ लिखा है इंटीजर्स, तो n की वैल्यू जो होगा, जहाँ पे फॉर्मूले में n था, उसका मतलब होगा कि आप n को 0 रख सकते हैं,
n को 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 एंड देन समथिंग। और क्या रख सकते हैं भाई, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी, -3 भी, -4 एंड देन समथिंग। ठीक, तो इन सारे सेट को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इस इंटीजर का मतलब होगा 0 भी रख सकते हैं, नेचुरल भी रख सकते हैं और नेगेटिव के भी नेचुरल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे सेट को हम लोग कहेंगे एक लाइन में क्या, इंटीजर्स। तो ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग इस इंटीजर्स पे मीनिंग थोड़ा बाद में और समझेंगे अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू। फिलहाल अभी जो एग्जांपल हम देने वाले हैं शुरुआत के 5-10 मिनट्स, ये बहुत बेसिक होने वाला है। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लो। तो हम लोग जो फॉर्मूला अभी स्टडी कर रहे हैं उस फॉर्मूले बेस हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिया है। आइए देखते हैं किस तरह फॉर्मूले को यूज़ करना है। उससे पहले आप फॉर्मूले को प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लो, तब जाके ये आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट पार्ट इज लिखा है sin 5x = 0। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या करें, मतलब 5x = 0 है, तो जैसे यहाँ पे जब x होता था, फॉर्मूला क्या था पहले देखो, sin x = 0, तो x = क्या लिखते थे, n पाई, यही तो होता था। और x के प्लेस पे क्या लिखा है, 5x। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब तो सिर्फ x फाइंड करना होता है, तो x की वैल्यू हो गया n पाई, और साथ साथ आपको हमेशा ये वाले टर्म हमेशा लिखना है जब भी आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, तो यही कहलाएगा इस क्वेश्चंस का जनरल सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है, थोड़ा और गहराई समझते हैं। इसका मतलब है कि n π/5 की वैल्यू जब जब यहाँ रखेंगे तो साइन लेने के बाद इसका आउटपुट हमेशा कितना मिलता रहेगा, 0। यानी कि अननोन एंगल हम लोगों ने फाइंड करने का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक, जो कि आपको 6 फॉर्मूले में लिखवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है, जैसा मैंने जब पिछला फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ बताया था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है बाहर ट्रिग्नोमेट्री और राइट साइड के 3 स्पेशल नंबर, 0, 1 एंड -1। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो x के प्लेस पे क्या लिखा है, 3θ/2। तो आता हो sin x = 1 कब होता था, sin x = 1, तो फॉर्मूला था 2n पाई प्लस π/2। लेकिन x के प्लेस पे क्या लिखा है, वो तो 3θ/2 लिखा है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें वेरिएबल फाइंड करना होता है, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा, 4n पाई प्लस पाई। ठीक, तो 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4n π/3 प्लस π/3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, जबकि हमें यहाँ हमेशा बोलना है कि n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इनको इंटीजर बोला है वैसे यहाँ भी इंटीजर, हर जगह इंटीजर बोलना है जब जब n आएगा। अब इसे ये देखो sin x = -1 टाइप का है, सो दिस इज प्लेसेस इज व्हाट, x टाइप का है। तो sin x = -1, आई रिपीट, sin x = -1 में जो कॉन्सेप्ट लगते थे उसको अब हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता था, sin x = -1, सो फॉर्मूला इज 2n पाई प्लस 3π/2, यही था। आई होप x की जगह पे है 3x प्लस π/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना यार, तो आपका फाइनल आंसर गाइस आ जाने वाला है 3π/2, π/4 सब्ट्रैक्ट कर लो ले जाकर राइट हैंड साइड। ठीक, अभी जो भी है कैलकुलेशन है, फॉर्मूला खत्म हो गया इस स्टेज पे। अब जो भी कर रहा हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, इनको जब आपस में कलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 6 - 1 यानी कि 5π/4। 3 से डिवाइड कर दो, सो 2n π/3 प्लस 5π/12। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस के फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी बहुत बेसिक चल रहा है। अगर आपको लगता है कि सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें आते हैं, आप वीडियो को स्किप करो, नो प्रॉब्लम। ठीक, लेकिन जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराएंगे उनमें हम इन्हीं का हेल्प लेके बड़े लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं है आप अच्छे सवाल नहीं सोच ही नहीं सकते हो, सॉल्व करनी दूर की बात है। ठीक है, अभी जो भी चलेगा शुरुआत में सब बेसिक बात ही होने वाली है। और इन सारे जगहों पे मैं बार बोल रहा हूँ कि n हमेशा क्या लिखना है आपको, इंटीजर, ऑलवेज लिखना भाई साहब इंटीजर। ठीक गाइस, ओके, इसको नोट करो। कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी और देखेंगे। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल एज ए लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहा गया फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में इस नाम से पूछा जाएगा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, ऑफ इक्वेशन दिस,
क्या आप बता सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सवाल है? कैसे? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन डेफिनेशन क्या था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो। तो देख सकते हो कॉस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है जिसमें आपको अननोन एंगल फाइंड करना हो। तो जिसमें यहाँ पे x लिखा है वो हमें पता नहीं है पहले से, तो इस बात से समझते हैं कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नाउ स्टार्ट। गिवन इज cos 5x by 4 is equal to 0. cos 5x by 4 is equal to 0. आप देख सकते हैं फॉर्मूला था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है cos x इक्वल टू 0 का, तो उसमें पढ़ा था x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n की वैल्यू इंटीजर। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैंने यहाँ फिलहाल लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये इक्वेशन होता है तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक, बशर्ते हमारी इस एग्जांपल में x के प्लेस पे क्या लिखा है 5x बाई 4, तो लिखेंगे 5x बाई 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, सम कैलकुलेशन यू कैन डू हियर। सो फाइनली इज 2n प्लस 1, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई से 2 मल्टीप्लाई कर लो 10 हो जाएगा। कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही है, आप देख सकते हो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2n पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, और अच्छे से लिखना चाहते हो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लुक वाइज अच्छा आएगा। तो सब एक ही बात है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी लिख के छोड़ दो, आंसर सब सही है। आप चाहो तो ये लिख के छोड़ दो, ये भी आंसर है, चाहे ये लिख दो, ये भी है, ये भी है। ठीक है, जबकि n की वैल्यू आपको हमेशा बोलना है क्या, इंटीजर। जब तक इंटीजर नहीं होगा हमारा फॉर्मूला हमेशा गलत होगा गाइस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस एग्जाम्पल्स में और बाकी पिछले एग्जाम्पल्स में किस बात का डिफरेंस है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस जगह पे लेफ्ट साइड लिखा है कॉट और यहाँ लिखा है tan, और जो हमने आज 6 फॉर्मूले पढ़े थे, इस 6 फॉर्मूले में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला tan कॉट के फॉर्म में नहीं बताया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर tan कॉट के फॉर्म में आता है तो उस सिचुएशंस में हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है cot 3 थीटा, याद है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो का जो सेकेंड वीडियो है उस वीडियो मैंने हॉट फॉर्मूला के नाम से आपको पढ़ाया हुआ है। तो cot थीटा इक्वल टू होता है cos बटे साइन। ठीक, साइन से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 0। तो देख सकते हो कॉट का क्वेश्चन था किस में हो गया, cos के फॉर्म में। अब ये तो हमें याद होता है यार, ये 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर्स। ठीक, अब हम लोग इसी तरह से tan के फॉर्म को भी साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। अब हम लोग tan थीटा को देखते हैं क्या करना है। तो सेम फॉर्मेट यार आपको हॉट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर लेना है कि साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा n पाई, तो थीटा की वैल्यू n पाई बाई 3। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फाइनल आंसर आ जाता है, आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल यहाँ करने जा रहे हैं जैसा कि अब तक ना फॉर्मूले में ना किसी अनदर एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा देखने को मिला है। अब इस एग्जाम्पल्स में हमने इम्पोर्टेंट किस बेसिस पे लिखा है, ये भी क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हूँ यार। ये क्वेश्चंस अभी तक पहले से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, इस बात पे इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ। और सेकंड पॉइंट्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको एग्ज़ाम में कंपटीशन लाइन में हमेशा मिलते रहेंगे और ऐसा आता भी रहता है। खासतौर पे जेईई मेंस की बात करें तो हर साल जरूर आता है, एक 100% गारंटी के साथ आता है। ठीक है, इक्वेशन से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो से मे भी छूट जाए किसी भी साल जेईई मेंस या जेईई एडवांस में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से वो आपसे 100% पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस उसी को आता है जिसको आइडेंटिटी रेशियो आता है। तो इसीलिए कंपटीशन वाले चालाकी करते हैं कि यार एक सवाल दे दिया जाए
तो बच्चों से दोनों चीज़ का नॉलेज हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसीलिए वो लोग खासियत इस बात का यूज़ करते हैं खास तौर पे, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट बात इसलिए कह रहा हूँ, इस क्वेश्चंस में आपको कहीं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है। आप चेक कर लो, कहीं भी नहीं लिखा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, सिर्फ लिखा है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin 3x = 0 ऑन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है। इस ऑन x बिलोंग्स टू 0 से पाई कहने मतलब है कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो यहाँ पे अननोन एंगल यानी कि x है इस एग्जांपल में, उस x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में एक्सेप्ट करना है, न इससे ज़्यादा जाना है न इससे कम होना है, यानी कि 0 से ज़्यादा रखना है और पाई से कम, और दोनों जगहों पे क्लोज लगा है, मतलब 0 भी एक्सेप्ट करेंगे और पाई भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस में हमेशा करते क्या है, आइडिया क्या है, इस क्वेश्चंस का आइडिया क्या है। जब भी आपके सामने इस तरह एग्जांपल्स आएंगे कि आपको इंटरवल भी दिया जाए, इक्वेशन के साथ साथ इंटरवल भी दिया जाए, तो इस सिचुएशंस में किस बात से हैंडल करते हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और ये आइडिया आपका 100% वर्क करेगा किसी भी एग्जांपल में, अगर आपको इक्वेशन के साथ साथ एक इंटरवल भी दिया है तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वी फर्स्ट फाइंड जनरल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? जनरल इक्वेशन। अब बात करते हैं भाई जनरल इक्वेशन क्या है। तो यार ये मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो इस क्वेश्चंस के पहले जितने एग्जाम्पल्स आपने n के टर्म में लिखा था, x = राइट साइड n था सारे एग्जाम्पल्स में, तो उसी n के एक्सप्रेशन को ही हम लोग इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जनरल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले इस इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन लिखना है गाइस, यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखना है? जनरल सॉल्यूशन। तो अब बताओ, ये होता आइडिया, ये आपको 100% करना है किसी भी क्वेश्चंस में। अगर आपसे कोई इक्वेशन देने के साथ साथ आपको इंटरवल दिया जाता है तो। नाउ स्टार्ट। यहाँ से बताओ 3x = क्या आ जाएगा? n पाई। तो x = क्या आ जाएगा? n पाई/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में भी करके देखा हुआ है, तो अभी तक मैंने कोई नई काम और कोई खास काम नहीं किया है गाइस। अब इसके बाद जो स्टार्ट होता है, ये आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग इन फ्यूचर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा इस रास्ते से गुजर के ही जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो जो पॉइंट्स बोलूँगा इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये बताओ इंटीजर n है, लेकिन ये जब इतना लिख के छोड़ दिया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या आया है? जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा? जनरल सॉल्यूशन। इस एग्जाम्पल का जनरल सॉल्यूशन आता है, ठीक। अब बात करें अगला स्टेप की। अगर आपको क्या दिया है? इंटरवल भी, तब मुझे इस स्टेप के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा और हर क्वेश्चंस में बढ़ना पड़ेगा जब जब आपको इंटरवल देगा। तो क्या स्टार्ट करें? सुनो, n की वैल्यू हमेशा पहले 0 से स्टार्ट किया करो। प्लीज़ इस बात को अपने लैंग्वेज में भी नोट करो रफ पे, क्योंकि यही डायलॉग मैं हमेशा बोलूँगा जब तक ये चैप्टर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो इस डायलॉग को आप अच्छे से लिख लो। सबसे पहले n को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्या 0 इंटीजर का हिस्सा है? बिल्कुल है। हमने इंटीजर का डेफिनेशन आपको बता दिया है एग्जाम्पल के थ्रू। n को 0 रख के बताओ x की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सी बात है, n 0 रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0 ही तो आएगा। अब चेक करो क्या 0 x में आता है क्या? बिल्कुल आता है, क्योंकि 0 पे क्लोज लगा है, और क्लोज का मतलब क्या होता है? कि वो सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। मान लो n की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे रखने पे? पाई/3। 1 पाई/3 यानी कि पाई/3। पाई/3 बोले तो 60 डिग्री यानी कि 60 अंश। क्या 60 अंश इसके बीच में आता है क्या कहीं? भाई पाई मतलब 180 अंश होता है, 60 अंश तो उसके बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा ही, यानी कि ये भी सही है। 1 पे सही हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव चेक किया तो आगे फिर से बढ़ेंगे पॉजिटिव में। 2 रखो, कितना आ जाएगा? 2 पाई/3।
चेक करो 2π/3 होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री, और ये 180, यानी 180 से पहले कहीं ना कहीं 120 आएगा ही आएगा, और 0 से भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते 3 पे, तो x इक्वल टू, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ चेक हियर, n की वैल्यू 3 रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू पाई आ जाएगा। कैसे? जब n की जगह पे 3 रखा जाएगा, 3π/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचेगा? पाई। क्या पाई भी एक्सेप्ट करना है क्या? क्योंकि पाई पे क्लोज लगा है, क्लोज का मतलब वो नंबर है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं n इक्वल टू 4 पे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगा 4π/3। अब बताओ ये सही है गलत है? भाई 1 पे चेक किया, 2 पे चेक किया, 3 पे चेक किया, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गया होगा कि यार ये कब तक चेक करेंगे, जब तक है जहाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कब रुकेंगे उसके लिए आपको हमेशा इंटरवल पे ध्यान देना है, ठीक है, ऑलवेज इंटरवल पे ध्यान देना है। तो इंटरवल कह रहा है कि हम पाई पे या पाई से कम पे हमें रोक दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो इनका कहना है क्या जो हमारा n की वैल्यू 4 पे वैल्यू आ रहा है ना, वो 4π/3 आ रहा है, तो ये क्वांटिटी पाई से ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, 4π/3 पाई से ज़्यादा होता है, लेकिन अपने को पाई या पाई से कम चाहिए, गलत हो गया। तो अब अगले बात आपके माइंड में आता है कि क्या n इक्वल टू 5 पे चेक करना चाहिए, n इक्वल टू 6 पे चेक करना चाहिए, n इक्वल टू 7 पे चेक करना चाहिए। तो मेरा कहना है यहाँ पे है, ये रहा आपका सेकंड पॉइंट नोट करने वाला। फर्स्ट पॉइंट क्या था? 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 समथिंग। जब सेकंड पॉइंट लिखो, जब पहली बार जिस n पे गलती होगा, यानी गलत होगा सॉल्यूशन, उस n के करस्पॉन्डिंग इंटीजर पे चेक नहीं करेंगे। करस्पॉन्डिंग इंटीजर की मतलब 4 के बाद क्या आता? 5, यानी कि हम n इक्वल टू 5 पे नहीं चेक करेंगे। अब ये तो मैं रटा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रीजन भी समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। अब बताओ n को जब 5 रखोगे तो 5π/3, ये तो फिर से पाई से ज़्यादा आ रहा है। 6 रखेंगे तो भी पाई से ज़्यादा आएगा, हमें रखना है पाई से पहले, इसलिए आपको यहाँ पे मैं रटा रहा हूँ कि जिस इंटीजर पे पहली बार गलत होगा उसके नेक्स्ट इंटीजर पे हम लोग नहीं चेक करेंगे, यानी कि n इक्वल टू 5 पे हम लोग नहीं चेक करने वाले हैं। तो अब बताओ, हमारे पास 3 तरह के इंटीजर थे, 0, पॉजिटिव और लास्ट में था निगेटिव। तो अब हम स्टार्ट करेंगे निगेटिव इंटीजर से। तो n को जब -1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का π/3। ये तो सरेआम गलत है, क्योंकि हमें 0 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए गलत है। तो बात आती है क्या n इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे क्या? मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। जिस इंटीजर्स पे पहली बार गलत होगा उसके नेक्स्ट इंटीजर में आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो अब बात करें फाइनली कितने x आए हमारे पास जो हमारे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, यानी इस इक्वेशंस को, तो वो आया है 0, π/3, 2π/3 एंड लास्ट थिंग्स पाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस मेथड्स को यूज़ करके हमने फाइनली आपको x यहाँ पे बता दिया है। अब बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा है? सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन का नंबर कितने होते हैं, टोटल काउंट करने पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो है 1 2 3 4, यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितने आए? वो 4 आया। हाँ, अगर मान लो एग्जाम्पल में पूछता है कि फाइंड सॉल्यूशन, मतलब ये नंबर ऑफ न लिख के सिर्फ बोलता है फाइंड सॉल्यूशन, तो आप आंसर बोलते हैं x की वैल्यू। तो क्या क्या बोलते हैं? 0, π/3, 2π/3 एंड लास्ट थिंग पाई। लेकिन इसमें बोल दिया फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को काउंट करके बताना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा, ठीक है। अब इसे नोट कर लो। आई होप इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिला होगा, ठीक, नोट कर लो। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, जिस तरह के पैटर्न्स के हमने पिछले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए देखा है, सेम पैटर्न्स में इस क्वेश्चंस को भी हैंडल करना है। इसमें और पिछले में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट इक्वेशन चेंज है और इंटरवल चेंज है। बोलने का तरीका, क्वेश्चन का सोल्यूशन का तरीका और सब कुछ सेम ही है, ठीक है। इसमें कहा गया फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos 2x = 1 ऑन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। ध्यान रहे -π/2 पे ओपन इंटरवल है और π/2 पे क्लोज है, यानी कि π/2 को एक्सेप्ट करेंगे, -π/2 को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ओपन का मतलब वो वैल्यू नहीं है और क्लोज का मतलब वो वैल्यू है, ठीक।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल सोल्यूशन की। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि cos x इक्वल टू 0, सॉरी cos x इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन था x इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। cos x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2n पाई कामा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यही चीज़ हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे यार। तो देखते हैं क्या आता है। तो 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 से 2 खत्म, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर है। तो ये क्या कहलाता था याद है? n इंटीजर्स। यार फॉर्मूले में आपको ये पढ़ाया गया है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, आप जाकर नोट कर लो, मैंने बस आपको याद दिलाया है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें x की वैल्यू का, तो आप देखो ध्यान से, तो n को अब स्टार्ट करेंगे 0 से रखना, 0 रखेंगे तो पाई आएगा, 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा। अब बात करें कि ये सही है कि गलत है। देखो 0 कहीं ना कहीं माइनस पाई बटे ज़्यादा और पाई बटे से कम में कहीं ना कहीं आता है, सही हो गया। n को जब 1 रखा तो पाई आया, यानी कि 180 डिग्री, और हमें जाना कहाँ तक है? 90 डिग्री तक, तो इसलिए ये गलत है। तो जब पहली बार गलत होगा तो उसके नेक्स्ट इंटीजर पे हम लोग चेक नहीं करते हैं। तो किस पे चेक करें आप? -1 पे। तो जब -1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस पाई। अब आप चेक करो क्या ये सही है क्या? तो देख सकते हो माइनस पाई बटे 2 से ज़्यादा, पाई बटे 2 के बीच में कभी भी माइनस पाई नहीं आएगा, क्योंकि ये -90 से ज़्यादा कम हो गया, मुझे -90 से ज़्यादा चाहिए था, ये कम है, इसलिए नहीं आएगा। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर चेक किया तो बाई चांस एक ही सोल्यूशन आया, नेगेटिव पे चेक किया तो बाई चांस से भी कोई सोल्यूशन नहीं आया, 0 पे सिर्फ एक सोल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फाइनल x है वो सिर्फ कितना वैल्यू है? वो 0। लेकिन हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 सोल्यूशन है, लेकिन हम नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो टोटल काउंट करने पे कितना आंसर आएगा? वो 1। ध्यान है यार, ये जो 1 लिखा है वो x की वैल्यू नहीं लिखा है, इसकी वैल्यू को काउंट करके मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट कर लो।